गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स 3D में अपन पढ़ रहे थे एक सांख्यों के बारे में। तो 3D के पेपर में ही अपने पास है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 पढ़ते हैं, रैखिक प्रोग्रामन समस्या का द्विआधारी हल। रैखिक प्रोग्रामन समस्या का आधारी हल, यानी आपको असमीका दी होगी रैखिक प्रोग्रामन समस्या के फॉर्म में। तो सबसे पहले बात आती है रैखिक प्रोग्रामन। यह है नंबर पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट पे पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक है रैखिक प्रोग्रामन। अच्छा, रैखिक प्रोग्रामन कहते किसे हैं? किसी रैखिक समस्या के योजना को गणितीय मशीनें, जैसे कोई भी आपके पास रैखिक समस्या दी हुई है कि भाई इन समीकरणों को हल करना है, तो उसको जिस भी समीकरण की फॉर्म में दिया होगा उसे क्या बोलते हैं? रैखिक प्रोग्रामन। जैसे किसी रैखिक समस्या को किसी रैखिक समस्या के हल की योजना को गणितीय मशीन संबंधी निर्देश के रूप में लाने की प्रक्रिया प्रोग्रामन कहते हैं। इसे तो अपन कहते हैं खाली प्रोग्रामन। और रैखिक प्रोग्रामन वह गणितीय विधि है जिसमें उपलब्ध सीमित साधनों का इष्टतम हल ज्ञात किया जाता है। इष्टतम हल ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो भाई अब रैखिक प्रोग्रामन समस्या होती क्या है, इसके अंदर किस प्रकार से अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं भाई। रैखिक प्रोग्रामन समस्या इसे बोलते हैं LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, LPP में एक तो आता है सबसे पहले उद्देश्य फलन। नंबर 1 उद्देश्य फलन। उद्देश्य फलन क्या होता है? कोई भी रैखिक फलन, एक रैखिक फलन z बराबर CX जिसकी सहायता से LPP का यानी रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या का अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात किया जा सके। उद्देश्य फलन कहलाता है। मतलब क्वेश्चन में आपको उद्देश्य फलन दिया मिलेगा z = CX। अवरोध या फिर व्यवरोध सेकंड नंबर है अपने पास टॉपिक। अवरोध या व्यवरोध। तो ये अवरोध किसे बोलते हैं? एक m युगपद रैखिक समीकरण, जैसे आपके पास AX बराबर B, ये कहलाता है भाई अवरोध या व्यवरोध। इसी के आधार पर समीकरण को हल किया जाता है। नंबर 3 आता है हमारे पास ऋणोत्तर प्रतिबंध।
ऋणोत्तर प्रतिबंध का मान मतलब ये होता है कि एलपीपी में जितने भी चर सदैव शून्य से बड़े होते हैं अर्थात धनात्मक होते हैं, जैसे प्रत्येक x इज ग्रेटर देन 0 को शून्येतर प्रतिबंध कहते हैं। मतलब प्रत्येक चर राशि का मान 0 से बड़ा होगा, तो ये हो गया शून्येतर प्रतिबंध। फिर बात आते हैं भाई एलपीपी का गणितीय रूप, रैखिक प्रोग्रामन समस्या का गणितीय रूप। एलपीपी का गणितीय रूप अच्छा, गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे? z बराबर सी एक्स की फॉर्म पढ़ी थी अभी आपने, तो इसका मतलब c1x1 प्लस c2x2 प्लस c3x3 से लगाकर चलता जाएगा cnxn, ठीक है। और प्रत्येक xi इज ग्रेटर देन क्या है? 0। सभी xi के मान क्या है? 0 से बड़े। i की वैल्यू 1 2 3 से लगाकर n तक। और z बराबर सी एक्स इस प्रकार है कि जहाँ पे ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता है, ठीक है। अब जहाँ सी जो है समुच्चय क्या होगा? c1 c2 से लगाकर ऐसे चलता है कहाँ तक? cn तक। ये 1 इंटू n क्रम का एक आव्यूह है, मैट्रिक्स है। उसके बाद बात आती है ए की, तो ए जो है A11 A12 A13 से लगाकर A1n, A21 A22 A23 से लगाकर A2n, और यहाँ आ जाएंगे AM1 AM2 AM3 से लगाकर AMn तक, ठीक है भाई। ये m इंटू n क्रम का एक आव्यूह होगा, और x जो है वो है हमारे पास क्या? x1 x2 से लगाकर xn तक, ये n इंटू 1 क्रम का, तथा b जो है b1 b2 से लगाकर bn, ये भी bm तक, m इंटू 1 क्रम का। तो ये अपने पास जो क्वेश्चन दिए मिलेंगे उसको सबसे पहले अपने इस रूप में चेंज करना है, ए के एक्स के और बी के रूप में। तो ए एक्स बराबर बी के प्रकार से हम सवाल को हल करेंगे। उसके बाद भाई टॉपिक आता है अपने पास एलपीपी का सुसंगत हल, रेखीय प्रोग्रामन समस्या का सुसंगत हल। सुसंगत हल का मतलब एलपीपी के सभी चरों का एक ऐसा समुच्चय जो सभी अवरोधों को संतुष्ट करे, यानी एलपीपी के चरों के मानों का एक समुच्चय जो सभी अवरोधों को संतुष्ट करे, वह समस्या का सुसंगत हल कहलाता है, ठीक है भाई। उसके बाद बात आती है नेक्स्ट इष्टतम हल। नेक्स्ट है हमारे पास इष्टतम हल। इष्टतम हल एलपीपी के सुसंगत हल, एलपीपी के सुसंगत हल को इष्टतम हल कहते हैं, जिसके लिए समस्या के
उद्देश्य फलन का मान अधिकतम या न्यूनतम होता है। भाई एलपीपी का सुसंगत हल ही इष्टतम हल कहलाता है यदि उस पर जो एलपीपी का समस्या का जो मान आया था उद्देश्य फलन का वह या तो अधिकतम हो या फिर न्यूनतम हो, तो वो क्या कहलाएगा? इष्टतम हल कहलाएगा। नेक्स्ट बात आती है आधारी हल की। आधारी हल जो है कॉमन मेथड है, बेसिक सॉल्यूशन है। आधारी हल ज्ञात करने की एक पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को देखते हैं भाई किस प्रकार से हल करते हैं। माना n चरों में m समीकरण निकाय जो ax बराबर b द्वारा व्यक्त किया जाता है। कुल m चर है और m समीकरण है हमारे पास, उनको ax बराबर b द्वारा व्यक्त करते हैं। जहां माना अवयव a क्या है? अवयव a का एक उप अवयव b जिसकी कोटि होगी m क्रॉस n तथा एक x भी एक सदिश है जिसमें n चर हैं जो ax बराबर b को संतुष्ट करते हैं। तब एक्स बी को एलपीपी का द्विआधारी हल कहते हैं। किसी भी निकाय में द्विआधारी हलों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला है। किसी निकाय में द्विआधारी हल ज्ञात करने का या द्विआधारी हलों की संख्या निकाल लेते हैं कि हल कितने होंगे। ये होता है एनसीएम। एनसीएम मतलब n फैक्टोरियल n माइनस m फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल। ये किसी भी एलपीपी में द्विआधारी हलों की संख्या है, तो कितने द्विआधारी हल होंगे। नेक्स्ट बात आती है भाई आधारी हलों के प्रकार। आधारी हल के प्रकार। आधारी हल जो है वो दो प्रकार के होते हैं, अनभ्रष्ट आधारी हल और एक अपभ्रष्ट आधारी हल। अनअभ्रष्ट आधारी हल किसे बोलते हैं? एक आधारी अनअभ्रष्ट आधारी हल कहलाता है यदि उसके आधारी हल में उपस्थित प्रत्येक आधारी चर का मान अशून्य हो, मतलब उसमें जो भी आधारी हल निकाला था उसका मान क्या हो? अशून्य हो। और मान यदि शून्य आ जाएगा तो अपभ्रष्ट आधारी हल कहलाता है। नंबर 1 आता है भ्रष्ट आधारी हल। नंबर 2 अपभ्रष्ट आधारी हल। तो इन हलों में जो आधारी हल का मान आता है ऊपर तो क्या होगा? अशून्य होगा और नीचे क्या होगा? शून्य होगा। अशून्य हो हल और ये क्या हो? हल शून्य हो। तब एक क्वेश्चन देखते हैं भाई इसके ऊपर। अब ये आधारी हल ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या थी? जो प्रक्रिया पड़ी थी वो किस प्रकार से क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे देखते हैं भाई। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों के लिए
सभी आधारी हल ज्ञात करो तथा दर्शाइए कि यह सभी अपभ्रष्ट हैं। अपभ्रष्ट का मतलब जो क्या है, शून्य हो, उसके मान हो उसमें शून्य भी हो। तो भाई क्वेश्चन है अपने पास क्या, 2x1 + 3x2 + 4x3 = 10। और दूसरा आपके पास है x1 + 2x2 - x3 = 8, वेयर x1 x2 और x3 > 0। मतलब मैंने बताया था कि अशून्य प्रतिबंध था कि सारे मान अशून्य होने चाहिए। उसके बाद समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में लिखने पर ax बराबर b के रूप में लिखा आपने, तो ये आएगा अपने पास 2 3 4 1 2 -1 और x का मान कितना है हमारे पास, x1 x2 एंड x3 = 10 एंड 8। जहाँ एक का मान क्या आ गया भाई, 2 1 3 2 4 -1। अच्छा, और x का मान आ गया हमारे पास x1 x2 और x3, और b का मान आ गया 10 और 8। ठीक है भाई। तो यहाँ पे n का मान कितना है, ये जो था वो कितने क्रम का है, n × 1 क्रम का। n का मान कितना है 3, m का मान 2। तो आधारी हलों की संख्या पढ़ा था आपने NCM 3C2। 3C2 का मतलब 3 × 2 3। कुल संख्या कितनी आएगी भाई, 3। 3 द्विआधारी हल होंगे इसके। तो भाई आपके 3 द्विआधारी हल कौन कौन से होंगे, 2 1 3 2 4 -1 बराबर आपने क्या मान लिया, α1 α2 और α3। तो आधारी हल तो ये हैं भाई, B1 जो कि α1 और α2, B2 α1 और α3, और B3 बराबर क्या होगा, α2 और α3। ये 3 द्विआधारी हल हैं। तो इन सभी के लिए हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले B1 का मान निकाल लेते हैं। तो B1 के लिए देखते हैं भाई, सबसे पहले B1 की बात आती है। B1 के लिए समुच्चय B1 क्या है हमारे पास, ये सॉरी समुच्चय नहीं, ये अवयव 2 1 3 और 2। ठीक है, मोड ऑफ B1 निकालोगे तो इसका मापांक का मान निकालना है 2 1 3 2। इसका मतलब हो गया 4 - 3 = 1। एडजॉइंट ऑफ B1, एडजॉइंट होता है ये आपस में चेंज हो जाएंगे, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, 2 और 2 और -3 और माइनस का 1। और B1 इनवर्स निकालना चाहोगे तो 1/mod ऑफ B1 एडजॉइंट B1। अच्छा, ये आपने पढ़ा था 12th क्लास में जब अवयव पढ़ा था। तो 1/1 एडजॉइंट B1, ये रहा 2 -1 -3 और 2। तो भाई यहाँ से आप x B1 का मान निकालना चाहोगे तो B1 इनवर्स क्या हो जाएगा, इंटू B। x B1 बराबर B1 इनवर्स का मान 1/1 2 -1 -3 और 2। और B का मान कितना है हमारे पास, B का मान क्वेश्चन में था 10 और 8। x B1 का मतलब x1 और
x2। इसको सोल्व किया भाई। प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ। प्रथम पंक्ति है 10 दूनी 20 माइनस 24, ये आगे 20 माइनस 24 तो ऊपर, और नीचे माइनस का 10 और प्लस का 16, तो ये आ जाता है मान भी x1 x2 का कितना हमारे पास है, माइनस का 4 और 6। तो भाई देखो इसके लिए x1 x2 और x3 इनका मान कितना है, देखो x1 x2 आ गया -4 6, और x3 क्या था b1 के लिए 0 था। तो ये फर्स्ट द्विआधारी हल मिल गया हमारे पास। अब सेकंड निकालेंगे इसी प्रकार। b2 के लिए b2 जो है अवयव वो देखते हैं। b2 अवयव क्या होगा, 2 1 4 -1, और b2 के मापांक का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा -2 -4 इज इक्वल टू -6। एडजॉइंट ऑफ b2 1/-6, और ये हो गया, सॉरी इसको सिर्फ अभी एडजॉइंट निकालना है, तो ये आपस में चेंज हो गया, -1 और 2, -1 और -4। b2 इनवर्स बराबर होता है 1/mod ऑफ b2 एडजॉइंट ऑफ b2, -6 -1 -4 2 -1। तो भाई ये हो गया अपने पास कितना, माइनस ऐसे कैसे, 1/6 ले लो, इस पंक्ति में से माइनस निकाल सकते हैं अपन बाहर, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और इस पंक्ति में से निकालेंगे तो उसको ऐसे कैसे छोड़ देते हैं, -1/6 -1 -4 और 2 b2 इनवर्स। अच्छा, आप x b2 की वैल्यू निकालना चाहोगे तो b2 इनवर्स और b, x b2 जो है अपने पास क्या होगा, x1 और x3 था, तो ये हो जाएगा b2 इनवर्स माइनस का 1/6 -1 -4 -1 और 2, और जो b था वो 10 और 8, -1/6। प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ, माइनस का 10 और माइनस का 32, -10 -32, माइनस का 10 और प्लस का 16, -10 + 16। तो ये हो गया भाई अपने पास माइनस का 1/6, ये -42 और ये 6। आपने इसको डिवाइड दिया भाई, आपने इस भाग दिया तो कितना आएगा हमारे पास, 7 6 42, तो ये आ गया माइनस का 7 और यहाँ पे 1, कि आपने इस पंक्ति से माइनस बाहर ले लिया तो माइनस तो रहेगा ही अंदर। इस माइनस को वही आपने हटाया तो ये हो जाएगा अपने पास 7, और इधर से पूरे स्तंभ में माइनस किया तो माइनस का 1। ये मान आया अपने पास x1 और x3 का। तो भाई x1 x2 और x3, x1 का मान है 7, x2 का मान है 0 और ये माइनस का 1। दूसरा द्विआधारी हल मिल गया। नेक्स्ट b3 के लिए करेंगे। b3 के लिए देखते हैं, b3 जो सेट होगा अवयव 3 2 4 और -1, और b3 का मोड या फिर आप मापांक निकालोगे तो कितना आएगा अपने पास, 3 4 2 -1, ये हो जाएगा माइनस का 3 -8 माइनस का 11। एडजॉइंट ऑफ b3 -1 3 -4 माइनस का 2। b3 इनवर्स निकाला तो 1/b3 और एडजॉइंट ऑफ b3,
तो 1/-11 और ये आ गया -1 -4 -2 और 3। थोड़ा सा B3 इनवर्स एक्स B3 की वैल्यू निकालना चाहोगे तो B3 इनवर्स इंटू B -1 -4 -2 3 और B की वैल्यू थी 10 और 8 -1/11 फर्स्ट प्रथम स्तंभ में प्रथम पंक्ति -10 और माइनस का 32 और ये माइनस का 20 8 या 24 -1/11 और यहाँ पे हो गया आपके पास कितना माइनस का 42 और ये 4 1/11 को अंदर गुणा किया तो कितना आ गया माइनस का 42 ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया 42/11 और ये हो गया माइनस का 4/11 और ये किसकी वैल्यू है भाई x1 और सॉरी x2 और x3 की वैल्यू आई अपने पास तो x1 x2 x3 x1 x2 और x3 का मान कितना आ गया x1 का मान क्या है यहाँ पे 0 है x2 का मान 42/11 है और माइनस का 4/11। तो इस प्रकार से इसके 3 द्विआधारी हल थे जिसमें से एक क्या है अपने पास शून्य है ये शून्य आएगा अतः आधारी हल कौन कौन से हैं -4 6 0 एक निकाला 7 0 -1 और एक है 0 42/11 -4/11। इस प्रकार से हमें क्या निकालने हैं द्विआधारी हल निकालने हैं। तो ये LPP रेखीय प्रोग्रामन समस्या का पार्ट फर्स्ट था जिसमें हमने निकाला द्विआधारी हल किसी भी रेखीय प्रोग्रामन समस्या का।